दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे पिछले दिनों में जब हमने ज्योग्राफी के वीडियो को लेकर आपके बीच में आने का प्रयास किया था, तो उसमें हमने चैप्टर के तौर पर औद्योगिक अर्थात उद्योग तक हम लोग पहुंचे हुए थे। दोस्तों मैं बता दूं कि उद्योग के अंतर्गत हमने जब शुरुआत किया था तो सबसे पहले वस्त्रों उद्योग को पढ़ाना प्रारंभ किया था। मैं बता दूं कि वस्त्रों उद्योग के अंतर्गत हमने सूती वस्त्र से लेकर ऊनी वस्त्र, जूट वस्त्र, कालीन इत्यादि को पढ़ाया था और उसके विस्तृत अध्ययन को आपके सामने रखा था। दोस्तों जब उससे आगे हम लोग निकलेंगे तो ज्योग्राफी के सेक्शन में हमने अभी उद्योग से संबंधित भारत के कुछ ऐसे प्रमुख उद्योग हैं जिस पर सामान्य तौर पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उन्हीं उद्योगों का चुनाव कर आज पुनः एक बार हम आपके बीच में उद्योगों को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी व्हाइट बोर्ड पर लिखी गई बातों से आप समझ सकते हैं कि आज किस प्रकार के उद्योगों को पढ़ना है। ज्योग्राफी के अंतर्गत, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख उद्योगों को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा कागज उद्योग है, जिसमें चीनी उद्योग है, जिसमें जूट उद्योग है। दोस्तों इसी को क्रमवार तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे और इस पर आधारित मुख्य प्रश्नों को भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कहां कहां से प्रश्न बने हैं और कहां कहां से प्रश्न भी बनने की उम्मीद है। दोस्तों पहला हमारा उद्योग, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि कागज उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसकी डिमांड भारी मात्रा में है और भारत जैसे बड़े आबादी वाले देशों में और अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। हालांकि भारत की डिजिटल भारत इंडिया या डिजिटल होता हुआ इंडिया में कागज की अब कमी थोड़ी सी कम महसूस होगी, अन्यथा इसके पहले भारी मात्रा में इसकी इंपोर्ट होती थी। इसके उत्पादन के लिए लगातार प्रयास होते थे। फिर भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज वर्तमान परिदृश्य पे भारत में कागज उद्योग कहां पे है। तो दोस्तों कागज उद्योग के अंतर्गत हम पहले आपको बता दें कि दुनिया में सबसे पहले कागज उत्पादन चीन द्वारा किया गया था, ऐसा माना जाता है। दोस्तों कागज उद्योग के प्राथमिक देश के तौर पर चीन है, जबकि वर्तमान में कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग वाला देश है। यानी सबसे अधिक कागज का उत्पादन कनाडा में होता है, जो उत्तरी अमेरिका का देश है और दुनिया का रसिया के बाद सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। हालांकि जनसंख्या उसकी बेहद कम है, फिर भी कागज के उत्पादन में आज दुनिया का नंबर 1 देश बना हुआ है। और इसी क्रम में अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का स्थान इस समय 15वां है। दोस्तों याद रख लेंगे, भारत इस समय 15वें स्थान के साथ कागज का उत्पादन करने वाला देश बना हुआ है। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ, अगर हम इसके ज्योग्राफिकल पृष्ठभूमि पर पहुंचेंगे तो आपको यह जानना होगा कि कागज एक भारहासी उद्योग है। जब कागज को बनाने जाएंगे और खासकर 1 टन कागज अगर बनाएंगे आप, तो 22 टन लगभग कच्चे माल की जरूरत होती है, जिसको हास कराकर हम 1 टन कागज का उत्पादन कर पाते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में 70% तक बांस का उपयोग होता है। उसके बाद दोस्तों हम कहीं ना कहीं 15% सवाई घास, 7% हम गन्ने की खोई, 5% मुलायम लकड़ी, 3% हम चावल, गेहूं, मक्के इत्यादि के भूसी जो होता है, जिसको पुआल भी, भूसी या पुआल इत्यादि को मिलाने के साथ हम कागज का निर्माण कर पाते हैं। अर्थात आपके सामने प्रश्न आए कि कागज निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो 70% अकेले बांस का उपयोग है, जिसके द्वारा कागज का निर्माण किया जाता है। तमाम तरह के और भी पुराने कपड़े भी उपयोग होते हैं और पुराने कागज भी इसमें उपयोग करके हम नए कागज का निर्माण करते हैं। तो रिसाइकिल करते समय हमें भारी मात्रा में कागज तथा उससे संबंधित जो कच्चे माल होते हैं उसका हास करना पड़ता है, तब जाकर हम कागज का उत्पादन कर पाते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं बताऊं कि भारत में कागज को लेकर प्रथम प्रयास 1812 में किया गया था और यह 1812 श्री रामपुर में किया गया था। तो आप समझ सकते हैं यह श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में है, लेकिन एक असफल प्रयास था। ये 1812 में असफल प्रयास था, जबकि 1870 पश्चिम बंगाल के ही बांसबेरिया में प्रथम सफल प्रयास किया गया। जब कागज के उत्पादन की शुरुआत कर ली गई तो वह राज्य बना
पश्चिम बंगाल और आजादी के वर्षों पहले ऐसे प्रयास हमारे वहां हुए जब 1870 में पहली बार कागज निर्माण का कार्य किया गया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें पश्चिम बंगाल को जो मैं पहले नंबर पर रखा हूं, इसके पीछे लॉजिक ये है कि पश्चिम बंगाल आज भी कागज उत्पादन के मामले में सबसे अग्रणी प्रदेश है भारत का। तो यहां देखिए कि पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, नेहाटी, हावड़ा, बांसबेरिया और श्रीरामपुर दोनों जो है इसमें पहली बार प्रयास किया गया था 1812 में, और इसमें 1870 में पहली बार बनाकर सफल उत्पादन किया गया था बांसबेरिया में। तो यह पश्चिम बंगाल का इतिहास है और आज पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर कागज उत्पादन में है। यह भी बात आपको याद रखना होगा। हम जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लासेस तो उसमें बताते हैं कि कई चीजें बंगाल से ही प्रारंभ हुआ है, कई चीजों की जननी बंगाल ही मानी जाती है। चाहे आप जूट का उत्पादन कर लीजिए या सूती का उत्पादन कर लीजिए या फिर क्रांतिकारियों में से बहुत सारे क्रांतिकारी घटनाओं का रिलेशन उसमें जोड़ लीजिए, तो बंगाल में कागज का भी उत्पादन सबसे पहले हुआ, यह भी आज जुड़ जाता है। और आप सबको याद होगा कि बंगाल भारत का एक स्वर्णिम प्रदेश था जहां बहुत कुछ प्रारंभ हुआ। बंगाल ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फहरिस्त के साथ बड़े बड़े महंत, ऋषि, सन्यासियों को भी बंगाल ने हमें दिया है। विवेकानंद से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे बड़े विभूति भी हम पाए हैं बंगाल से, और बंगाल से जगदीश चंद्र बसु से लेकर बहुत सारे वैज्ञानिक भी हमें प्राप्त हुए हैं बंगाल से। बंगाल बहुत कुछ देने वाला प्रदेश रहा है। उसी बंगाल में सबसे पहले कागज का उत्पादन भी हुआ था। दोस्तों आंध्र प्रदेश में तिरुपति और राजमुंद्री भी कागज के प्रमुख उद्योग लगे हैं। याद रखेंगे किस प्रदेश में कहां पे कागज उद्योग है, ये बार बार पूछा जाता है। नेपानगर दोस्तों मध्य प्रदेश में, जैसा कि आपको पता होगा नेपानगर से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए पूछे जाते हैं कि नेपानगर में भारत का सबसे बड़ा अखबारी कागज उत्पादन केंद्र है। तो दुनिया में बहुत सारे केंद्र होंगे, लेकिन भारत में जब केंद्र और अखबारी कागज की केंद्र की बात पूछी जाती है तो नेपानगर मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख स्थान है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में शहडोल भी एक कागज उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। अगर बिहार में देखा जाए तो डालमिया नगर कागज उत्पादन का प्रमुख केंद्र हो जाता है। हरियाणा में यमुनानगर, सब नोटेट कर लेंगे आप दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लखनऊ में कागज का उत्पादन किया गया था, और वो भी 1879 में किया गया था। दोस्तों 1879 में उत्तर प्रदेश में कहीं अगर सबसे पहले कागज उद्योग का उत्पादन उद्योग लगाया गया या कागज उत्पादन के लिए प्रयास किए गए तो वह जिला है लखनऊ, वह शहर है लखनऊ। लेकिन एक दोस्तों एक बात और भी नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण रूप से नोट कर लीजिए कि भारत में नोट प्रेस के लिए सबसे बड़ा नोट जो प्रेस होता है, जिसे नोट के रूप में वह कागज जिसे नोट के रूप में उपयोग किया जाता है, वह एक जगह है जहां उत्पादित किया जाता है, वो है होशंगाबाद। और होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, महाराष्ट्र से सटा हुआ एक जिला है जहां पे भारी मात्रा में नोट कागज उद्योग है, अर्थात नोट बनाने वाले कागज का निर्माण किया जाता है, वह है आपका मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में। तो वह भी आपके इसी के साथ इंक्लूडेड होगा और महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण आपके सामने जानकारियां थी जो कागज उद्योग से रिलेटेड था। आप निश्चित तौर पे जान जाएंगे और बेहतर ढंग से इसको तैयार कर लेंगे कि कागज से संबंधित सारे अपडेटेड क्वेश्चन आपके सामने मैं बताया हूं, और जो भी और अपडेटेड क्वेश्चन होंगे उसको भी मैं लगातार आपके साथ करंट अफेयर्स से जोड़ता रहूंगा। यह भी मैं प्रयास करता हूं और मेरा वादा है कि जो हम आपके सामने जीएस की क्लास लेकर आ रहे हैं, उतना गंभीर क्लासेस और उतना बेहतर कंटेंट आपको कुछ ही जगहों पर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप हमारे कुछ वीडियो को भी देखकर आप जान सकते हैं कि हमारे ज्योग्राफी के क्लासेस की गंभीरता कितनी है या फिर अन्य क्लासेस की भी गंभीरता कितनी है। तो निश्चित तौर पे आप जुड़े रहेंगे और देखेंगे कि अब हम चीनी उद्योग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चीनी उद्योग में, चीनी भारत का एक बहुत प्राचीन उद्योग है
बहुत उन्नत उद्योग है। और खासकर जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो इसकी और ज्यादा प्रमुखता बढ़ जाती है और ज्यादा महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश था। एक समय था कि उत्तर प्रदेश में चीनी का एक सुनहरा बेल्ट हुआ करता था, बहुत बड़ा बेल्ट था उत्तर प्रदेश में। और उसी को लेकर आज हम देखेंगे कि चीनी उद्योग के संदर्भ में आज भारत की स्थिति क्या है। तो लगभग चीनी उद्योग का हालांकि प्रथम कारखाना 1840 में बेतिया में लगाया गया था, बिहार में है बेतिया, और चीनी का पहला कारखाना बेतिया में स्थापित किया गया था। दोस्तों, चीनी का पहला कारखाना बेतिया में स्थापित हुआ था, लेकिन मैं यहां बता दूं कि चीनी उत्पादन को लेकर पहला कारखाना अगर उत्तर प्रदेश में कहीं लगा था तो देवरिया में लगा था, और देवरिया के प्रतापपुर में इसकी स्थापना की गई थी। आप यहां लिखे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1903 में देवरिया का एक प्रतापपुर छोटा सा जगह है जहां एक बड़ी फैक्ट्री है चीनी को लेकर, वह सबसे उत्तर प्रदेश में स्थापित पहली फैक्ट्री है, सबसे पुरानी फैक्ट्री है। और उत्तर प्रदेश का देवरिया जो जिला है वह सर्वाधिक चीनी मिलों वाला जिला हुआ करता था एक समय में। हालांकि अब हम अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिल खोजने जाएंगे तो मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं जहां सर्वाधिक चीनी मिलें हमको मिलती हैं। लेकिन एक समय था कि देवरिया में सर्वाधिक चीनी मिलें लगी हुई थी और सर्वाधिक चीनी का उत्पादन भी देवरिया में होता था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है, इसे भी जोड़ लीजिए। और मैं बता दूं कि अभी 443 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में हैं, अब पूरे भारत में हैं, जो या तो कुछ बंद पड़ी हुई हैं, कुछ कार्यरत हैं। लेकिन 443 चीनी मिलों के साथ पूरे भारत में जो चीनी मिल है वो लगातार कम हो रही है। लेकिन चीनी की उत्पादकता और चीनी की खपत, इसको लगातार इसका संतुलन बनाए रखना जरूरी है, लगातार संतुलन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि डिमांड चीनी की बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत में चीनी की उत्पादकता को लगातार कम होता हुआ देख पा रहे हैं। इसी कारण भारत इतना बड़ा चीनी उत्पादक देश होने के बावजूद भी चीनी की कुछ चीजें या कुछ मात्रा हम दुनिया भर के देशों से निर्यात करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारा जो चीनी पर आधारित प्रश्न है वह उन्हीं विषयों, उन्हीं मात्राओं से संबंधित है जो चीनी को लेकर पूछे जाते हैं। इसके सबसे अधिक करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, और करंट से ही हम कुछ प्रश्न निकाल कर लेकर आए हैं, जिसमें चीनी उत्पादन में गन्ने उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूं, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र पहले पोजीशन पहुंच गया है। जैसा कि आपको 2022 का जब डाटा देखेंगे तो उससे पहले लगातार 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश का चीनी के उत्पादन के मामले में पहला स्थान हुआ करता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर महाराष्ट्र पुनः चीनी उत्पादन का पहला प्रदेश बन गया है। तो वही महाराष्ट्र पहला है और उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान रखता है, कर्नाटक तीसरा है और तमिलनाडु राज्य चौथे स्थान पर चीनी उत्पादन को लेकर है। हालांकि उत्तर प्रदेशी लोग बहुत चीनी का उपयोग करते थे, आज भी करते होंगे, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं चीनी का भारी मात्रा में उपयोग या चीनी का ज्यादा सेवन सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके नुकसान को ध्यान में रखते हुए ही चीनी का सेवन कर पा रहे होंगे या चीनी से संबंधित खाद्यान्न का उपभोग कर पा रहे होंगे, क्योंकि चीनी एक खतरनाक जो है कि स्तर तक आपकी बीमारियों को बढ़ा देता है और शुगर से लेकर तमाम तरह की बीमारियां शरीर में फैल जाती हैं और शरीर उससे दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगता है। इसलिए आप चीनी का सेवन तो करें, लेकिन एक लिमिट मात्रा में करें और शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही चीनी का उपभोग करें। तो चीनी के रूप में अभी तक था। अब हम गन्ने के रूप में अगर देखें तो गन्ना के मामले में उत्तर प्रदेश आज भी प्रथम स्थान पर है। चीनी के मामले में तो दूसरे स्थान पहुंच गया है, लेकिन गन्ना के मामले में आज भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, कर्नाटक तीसरे स्थान पे है और तमिलनाडु चौथे स्थान पर है। आपके मन में ये चल रहा होगा कि जब हमारे प्रदेश में गन्ना ज्यादा उत्पादित होता है तो महाराष्ट्र में चीनी कैसे ज्यादा उत्पादित होता है। तो मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के गन्ने लंबे लंबे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, उसमें रस खूब ज्यादा निकलता है, इसलिए महाराष्ट्र के गन्ने काफी तगड़े होते हैं और वहां के गन्नों से ज्यादा रस निकलने की वजह से चीनी की उत्पादकता की संभावना बढ़ जाती है।
साथ ही चुकंदर से लेकर कुछ और भी चीजों से लगातार महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन होता है, जबकि उत्तर प्रदेश में गन्ने छोटे होते हैं, पतले होते हैं और चुकंदर से हम चीनी भी नहीं उत्पादित करते हैं। इसलिए भी हम पुनः एक बार पिछड़ गए हैं चीनी उत्पादन को लेकर और महाराष्ट्र पुनः एक बार पहले स्थान पर आ गया है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आज महाराष्ट्र की स्थिति पहले नंबर पे और उत्तर प्रदेश की स्थिति दूसरे नंबर पे है चीनी उत्पादन में, लेकिन गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश अभी भी पहले नंबर पे है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। दोस्तों एक नोट यहां लिख लीजिएगा जिसमें कहा जाता है चीनी उद्योग के 25 किलोमीटर की त्रिज्या पर कोई भी गुड़ उद्योग नहीं लगाया जा सकता है। यह चीनी अधिनियम में एक व्यवस्था है जिसमें इसलिए भी ऐसा किया गया है क्योंकि जहां चीनी का उद्योग लगता है अर्थात कारखाना लगता है, वहां अगर गुड़ उद्योग भी हो जाएगा तो उस कारखाने को पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिल पाएगा, जिससे कारखाना घाटा में आने लगेगा। इसलिए चीनी उद्योग के 25 किलोमीटर के त्रिज्या में किसी भी गुड़ उद्योग को लगाने की इजाजत नहीं दी जाती है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में गन्ने के लिए गन्ना विकास विभाग की स्थापना 1935 में किया गया था। यह भी एक नोट कर लीजिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के लड़के इस पर ज्यादा फोकस्ड रखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई परीक्षाओं में चीनी उद्योग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों अंतिम आज का क्लास है और ये जो है कि जूट उद्योग आज का अंतिम उद्योग भी होगा और हम पहुंचते हैं तो देखते हैं सर्वप्रथम जूट उत्पादन का कार्य 1859 में श्री रामपुर रिसरा नामक स्थान है वहीं हुआ था। ये पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में पुनः एक बार देख पा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन हो रहा है। आज भी जूट के मामले में पश्चिम बंगाल का ही नाम आता है क्योंकि एकाधिकार है पश्चिम बंगाल का। यूं कहें कि हम सर्वाधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल से ही जूट का रिलेशन है, चाहे वो जूट से संबंधित उद्योग हो, चाहे जूट से संबंधित कच्चा माल हो या जूट से संबंधित आयात या निर्यात हो। इस मामले में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। दोस्तों उसी तरह से प्रमुख राज्य अगर पूछा जाए तो प्रमुख राज्य में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम ये तीनों मिलकर लगभग 90% जूट का उत्पादन अकेले करते हैं। जूट के मामले में इन तीनों प्रदेशों का अहम स्थान है और तीनों प्रदेशों को अपने आप में मिला दिया जाए तो 90% की भूमिका देखने को मिलती है। हालांकि कुछ हद तक मेघालय और त्रिपुरा में भी जूट उत्पादन का कार्य किए जाते हैं। अगर पूर्वोत्तर भारत में पूछा जाए तो मेघालय को पहले स्थान पर रखेंगे और त्रिपुरा को दूसरे स्थान पर रखेंगे, लेकिन ओवरऑल में बिहार की स्थिति और असम की स्थिति भी पश्चिम बंगाल से पीछे है। अगर मैं बता दूं कि जूट उत्पादन में दोस्तों, जूट उत्पादन में आज भी भारत का पहला स्थान है, लेकिन जूट के निर्यात में बांग्लादेश का आज पहला स्थान है क्योंकि बांग्लादेश में सर्वाधिक जूट उत्पादित भूमि है और भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादित उद्योग है। यह घटना अगर मैं आपको याद कराऊं तो यह 1947 से जुड़ी हुई घटना है। जब भारत का विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जो भारत से अलग किया गया क्षेत्र था वह और भारत को जो मिला पश्चिम बंगाल था, उसमें ऐसा विभाजन हुआ। अगर मैं भारत को दिखा दूं तो यहां पे आप देख सकते हैं ऐसी जो लाइन खींची गई, इसमें बांग्लादेश के रूप में जो आज देश है वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में देश था। अर्थात पूर्वी पाकिस्तान में अधिक भूभाग जूट उत्पादित चला गया क्षेत्र और भारत में जो अधिक एक तरह से कह सकते हैं कि जूट का उद्योग भारत में आ गया, जिसके वजह से हमारे उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल सकता था या नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से हमारे वहां के उद्योग बंद होने लगे। और बांग्लादेश जो उस समय के पूर्वी पाकिस्तान था उसमें उद्योग नहीं था, जिसके वजह से वहां के किसान जूट का उत्पादन कम कर दिए और वहां के किसान भी परेशान हो गए, वहां के किसान भी बर्बाद हो गए, वहां का जूट भी बर्बाद हो गया। और भारत में भी जूट का उत्पादन इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि हमारे पास फैक्ट्री होने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में जूट कच्चे माल के तौर पर नहीं मिलते थे फैक्ट्रियों को, जिसकी वजह से बंद होता गया। आपको मैं बता दूं यहाँ कि पश्चिम बंगाल में कुछ मुख्य फैक्ट्रियां हैं जिसमें टीटागढ़, हावड़ा, बैरकपुर और बेल्लूर
यह प्रमुख पश्चिम बंगाल के जगह हैं जहां जूट के फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जबकि बिहार में, गया में, पूर्णिया में, कटिहार में, दरभंगा में इत्यादि जगहों पर जूट की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। बस एक बात यहां और आप याद कर लीजिए कि हमारे वहां जो पश्चिम बंगाल में जूट के प्रमुख केंद्र हैं, वह केंद्र हुबली जो नदी पश्चिम बंगाल से बहती है, उसी हुबली नदी के दोनों तरफ मुख्य रूप से जूट के केंद्र, जूट के उद्योग फैले हुए हैं, जूट की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और ये 25-50 किलोमीटर तक लगातार फैक्ट्रियों का एक क्रम है और सैकड़ों फैक्ट्रियां उस क्षेत्र में शिफ्ट हैं। लेकिन कुछ बंद फैक्ट्रियां हैं तो कुछ चालू हालत में है। और यह फैक्ट्रियां सामान्य तौर पर चटकल के नाम से जानी जाती हैं। बंगाल में या देश भर में भी चटकल के नाम से जाने जाते हैं। जय गुरुदेव के लोग, जो जय गुरुदेव एक सन्यासी हैं, उनके समर्थक जो हैं, आज भी ज्यादा मात्रा में जूट के ही कपड़ों का उपयोग करते हैं। जब उनको कभी देखेंगे तो उनके ड्रेस, चाहे ऊपर का ड्रेस हो या नीचे का ड्रेस हो, उन्हें सामान्यतः जूट के ही बने हुए कपड़े से अपने शर्ट को या पैंट को सिलवाए रहते हैं। वह अपने आप में जूट, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा अवशोषक होता है और बहुत अच्छा ऑक्सीजन छोड़ता है जूट, लेकिन उसके बावजूद भी आज 21वीं सदी में उनके जय गुरुदेव के प्रति इतनी उनका लगाव है कि आज भी वो लोग जूट के वस्त्रों को पहनना पसंद करते हैं। बहुत सारे जूट का उपयोग है, जूट का उपयोग किसी दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ आपको इन तीनों उद्योगों को बहुत ही ढंग से याद रखते हुए आप जान सके कि इन तीनों उद्योग की क्या भूमिका है और तीनों उद्योग पर प्रश्न कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे नए व्यूवर्स होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट और नई नई जानकारियां आपको मिलती रहें और आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।